नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 15 अगस्त के अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अगले 3 साल में 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछ जाएगा। इस योजना के बारे में कम बातें हुई हैं तब जब इंटरनेट की क्षमता के बारे में रोज़ ही बात होती रहती है। इस योजना के तहत गांवों में असीमित क्षमता वाले ब्रॉडबैंड की सुविधा मिलने लगेगी। सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालयों और राजधानी के सचिवालयों से जोड़ दिया जाएगा। आप देखते हैं 2014 से पहले हमारे देश में 5 दर्जन पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर था। गत 5 वर्ष में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है, जो आज इतना मदद कर रहा है। सभी पंचायतों में पहुंचने के लक्ष्य के साथ हमने काम शुरू किया था। जो 1 लाख पंचायतें बाकी हैं, वहां भी तेजी से काम चल रहा है, लेकिन बदली पड़ी हुई परिस्थिति में गांव की भी डिजिटल इंडिया में भागीदारी अनिवार्य बन गई है। गांव के लोगों को भी इस प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं की जरूरत बढ़ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए पहले जो हमने कार्यक्रम बनाया था, हर पंचायत तक पहले पहुंचेंगे, लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अब हमने तय किया है कि सभी 6 लाख से ज्यादा जो हमारे गांव है, उन सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। जरूरत बदली है तो हमने प्रायोरिटी भी बदली है। 6 लाख से अधिक गांवों में हजारों लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का काम चलाया जाएगा और हमने तय किया है 1000 दिन में 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। तो क्या यह नया फैसला है कि पंचायतों को जोड़ने के अलावा सभी गांवों को अब जोड़ा जाएगा ऑप्टिकल फाइबर से, वो भी अगले 3 साल में? लेकिन तत्कालीन संचार मंत्री मनोज सिन्हा का एक ट्वीट है 9 दिसंबर 2018 का, और इस ट्वीट में मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि भारत नेट परियोजना से देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 2019 तक देश का ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड ना हो। तो मनोज सिन्हा 2019 तक ही देश के सारे गांवों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री कह रहे हैं अगले 3 साल में सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ेंगे, और यह नया फैसला है। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी अपने कई पुराने बयानों में कहते हैं कि ग्राम पंचायतों के अलावा गांवों में भी भारत नेट के तहत फ्री वाईफाई की सुविधा पहुंचेगी। यह योजना क्या है, इसे लेकर किस तरह की खबरें छपती हैं, इसे देखने पर काफी कुछ समझ में आता है कि गांवों तक ब्रॉडबैंड की योजना नई नहीं है, पहले से चली आ रही है। जैसे दिसंबर 2019 की इकोनॉमिक टाइम्स की खबर की हेडलाइन देखिए, फ्री वाईफाई टू ऑल विलेजेस कनेक्टेड वाया भारत नेट टिल मार्च 2020। मतलब भारत नेट से जुड़े सभी गांवों में मार्च 2020 तक फ्री वाईफाई पहुंच जाएगी। खबरों में गांवों की संख्या 48,000 बताई गई है। इसी खबर में रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि 1,30,000 ग्राम पंचायतों को भारत नेट से जोड़ा जा चुका है। एक पंचायत में 2.5 गांव के औसत होते हैं, उस हिसाब से 2,60,000 गांव हुए जो जुड़े होने चाहिए, लेकिन मार्च 2020 तक मात्र 48,000 गांवों को फ्री वाईफाई देने की बात होती है। यह जानना दिलचस्प होगा कि क्या इन 48,000 गांवों में फ्री वाईफाई पहुंच गई है। मनोज सिन्हा और रविशंकर प्रसाद के बयानों से साफ हो जाता है कि भारत नेट यानी ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना में गांवों को जोड़ना शुरू से ही रहा है। फिर प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि गांवों को भी जोड़ने का एक नया फैसला हुआ है, एक बार फिर सुनिए। बदली पड़ी हुई परिस्थिति में गांव की भी डिजिटल इंडिया में भागीदारी अनिवार्य बन गई है। गांव के लोगों को भी इस प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं की जरूरत बढ़ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए पहले जो हमने कार्यक्रम बनाया था, हर पंचायत तक पहले पहुंचेंगे, लेकिन आज मैं
आपसे बताना चाहूंगा कि अब हमने तय किया है कि सभी 6 लाख से ज्यादा जो हमारे गांव है, उन सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। अगर ये नया फैसला हुआ है तो फिर वो क्या था जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से ही अपने पहले भाषण में कहा था। उस भाषण में उन्होंने डिजिटल इंडिया का महत्व समझाते हुए देश के सभी गांवों को जोड़ने की बात कही थी। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। 2014 के इस भाषण को 2020 के भाषण से मिलाकर देखना चाहिए। दोनों ही लाल किला से दिए गए हैं और दोनों में डिजिटल इंडिया के तहत गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की बात है। प्रधानमंत्री ने खास तौर से जोर देकर कहा है कि आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने तय किया है कि सभी 6 लाख से ज्यादा हमारे गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। इसके बाद हम ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड की वेबसाइट पर गए। भारत नेट के काम के लिए अलग से कंपनी जैसी बनी है। इसकी वेबसाइट bbnl.nic.in पर आपको 2017 में लॉन्च हुए इस योजना के दूसरे चरण के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। उसमें भी गांवों को जोड़ने की बात है और ये उसी वेबसाइट पर लिखा है कि सितंबर 2016 में भारत नेट फेज 2 को लेकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने तैयार की। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में 50,000 गांवों में वॉइस कनेक्टिविटी नहीं है। भारत में 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं और हर ग्राम पंचायत में औसतन 2.56 गांव हैं, यानी कुल 6,40,000 गांव हैं। भारत सरकार की योजना भारत नेट में सभी ग्राम पंचायतों और गांवों को इंटरनेट से जोड़ने की है। इससे साफ होता है कि भारत नेट या ऑप्टिकल फाइबर योजना में शुरू से ही गांवों को जोड़ना शामिल रहा है। तो फिर यह नया फैसला कैसे हुआ? आज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अब हमने तय किया है कि सभी 6 लाख से ज्यादा जो हमारे गांव है, उन सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। अब इस बात को यहीं छोड़कर आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह बात बिल्कुल ठीक कही कि यूपीए के समय यह योजना लॉन्च हुई लेकिन कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाई। 12 मार्च 2020 को इंडियन एक्सप्रेस में आशीष आर्यन की एक रिपोर्ट है जिससे इस योजना की एक टाइमलाइन के बारे में अंदाजा मिलता है। 25 अक्टूबर 2011 को मनमोहन सरकार ने नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से योजना लॉन्च की। लक्ष्य था कि 2013 तक 3 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछेगा और 2.5 लाख ग्राम पंचायत जुड़ेंगे, मगर 2014 तक 350 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का ही जाल बिछ सका। इसके बाद इस योजना की डेडलाइन 2015 तक बढ़ा दी गई, लेकिन तब तक मोदी सरकार आ चुकी थी। उसके पहले मोदी सरकार ने इसे भारत नेट का नाम दिया। 2 चरणों में पूरी होनी थी। पहला चरण 2017 में पूरा होना था। नवंबर 2017 में दूसरा चरण लॉन्च हुआ। दूसरे चरण के लॉन्च के समय जियो, भारती, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल भी इस योजना से जुड़ जाती हैं। लक्ष्य रखा गया कि मार्च 2019 तक उन सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ेंगे, यानी दूसरा चरण पूरा होगा। यह इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में है। पहले चरण में 1.3 लाख पंचायत जुड़े थे। नवंबर 2017 में ही कहा गया था कि सभी गांवों को 2019 तक इस योजना से जोड़ेंगे। तो आप याद करेंगे कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से क्या कहा। यही कहा ना कि समय के साथ प्राथमिकता बदली है, हम पंचायतों के साथ साथ गांवों को भी जोड़ेंगे, जबकि सभी गांवों को जोड़ने की योजना शुरू से ही थी। आशीष आर्यन की रिपोर्ट में लिखा है कि इस योजना की डेडलाइन बढ़ाकर मार्च 2020 की गई, लेकिन अब 17 महीने और बढ़ाकर अगस्त 2021 कर दी गई है। यह मार्च 2020 की रिपोर्ट बता रहा हूं। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को इसकी डेडलाइन 3 साल के लिए और बढ़ा दी, या अगस्त 2021 की डेडलाइन भी वजूद में है?
31 जनवरी 2020 तक 1.34 लाख यानी 1,34,000 ग्राम पंचायत भारत नेट से जुड़ चुके थे। 2011 में ही लक्ष्य था कि 2013 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायत जोड़े जाएंगे। यूपीए के समय एनडीए की तुलना में नगण्य काम हुआ, लेकिन एनडीए के समय में भी इस योजना के पूरे होने के लक्ष्य को कई बार आगे बढ़ाना पड़ा। तेजी के दावे के बाद भी यह योजना समय पर पूरी नहीं हो सकी है। अब तो इसे अगले 1000 दिन यानी 3 साल में पूरे करने की बात हो रही है। तो क्या यह समझा जाए कि अगस्त 2021 के बाद इसकी डेडलाइन 23 तक बढ़ा दी गई है? अब रविशंकर प्रसाद का ही सदन में दिया गया बयान है कि भारत नेट को लेकर जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। खैर, जिन गांवों में भारत नेट का ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है वहां क्या हाल है? जाहिर है हम सभी गांवों में नहीं पहुंच सकते हैं, 2-4 गांवों में ही पहुंच पाए। पहली रिपोर्ट रवीश रंजन शुक्ल की है, जो दिल्ली से सटे फरीदाबाद के गांव से है। मीडिया रिपोर्ट में इसकी वाहवाही वाईफाई गांव के रूप में हो चुकी है। अब रवीश की रिपोर्ट भी देख लीजिए, वे भी इसी मीडिया से हैं। फरीदाबाद के वाईफाई शहर बनने की खबर सारे अखबारों की हेडलाइन बनी। 4 साल बाद फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाकर वाईफाई देने की हकीकत पता करने हम फरीदाबाद के सोतई गांव पहुंचे। सस्ते वाईफाई के लिए बीएसएनएल का ये बॉक्स सरकारी स्कूल में साल भर पहले से लगा है, लेकिन खराब पड़ा हुआ है। अब यहाँ के शिक्षक दूसरी कंपनी का अपना निजी वाईफाई प्रयोग करके ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर हाजिरी तक का काम करते हैं, जबकि गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए महंगे नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी पीछे 2019 दिसंबर में इसके रिगार्डिंग एक टीम आई थी बीएसएनएल की, जिसमें रीजनल और नॉर्थ रीजन के जो डीजी आए हुए थे। तो उन्होंने जब वो अपनी टीम से रिपोर्ट ली थी तो यहाँ वो बता रहे थे कि ये केबल जो फाइबर की केबल है ये बीच में कई जगह कटी हुई है किसी कारणों से। तो वो आश्वासन देके गए थे कि बहुत जल्दी से इसको केबल को दोबारा से चेंज करके इसको शुरू किया जाएगा। सतोई गांव में फाइबर ऑप्टिकल के टूटे केबल कहीं घर में पड़े हैं तो कहीं जानवरों से बचने के लिए बंधे दिखे। शायद इसी के चलते सतोई गांव में शिक्षक से लेकर राशन बांटने वाले लोग निजी कंपनियों के नेटवर्क पर निर्भर हैं। ये जो नेटवर्क आप चला रहे हैं ये किससे चला रहे हैं? मैं अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके और मशीन से पीओसी मशीन से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये बीएसएनएल का नेटवर्क है जो कि बिछाया? नहीं जी, मेरा अपने मोबाइल का नेटवर्क है। आपके खुद का व्यक्तिगत? हाँ जी। मैं अब तिगांव में आ गया हूँ। ये फरीदाबाद का एक बहुत बड़ा गांव है और यहाँ पर भी फाइबर ऑप्टिकल जो केबल है उसको बिछाया गया था और ये कहा गया था कि सस्ता वाईफाई बीएसएनएल की तरफ से दिया जाएगा। मैं इस वक्त साइबर कैफ़े में हूँ, जो कि यहाँ पर तमाम सारे जो युवा हैं वो यहाँ पर आते हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस को करने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर उसका क्या फ़ायदा मिला। जो फाइबर ऑप्टिकल केबल आपके बिछाई गई थी 4-5 साल पहले इस गांव में, उसका आपको क्या फ़ायदा मिला? हमने बीएसएनएल का कनेक्शन लिया था जी। तो बीएसएनएल कनेक्शन लेने के बाद हमने चलाया, 2 साल के करीब चलाया, पर 2 साल में से मुश्किल से हमारे 6 महीने चला होगा। वो बिल पे ऐसे ही किया हमने। तिगांव में सड़क खुदी पड़ी है और बारिश में पैदल चलना मुश्किल होता है। गांव के सरपंच कहते हैं कि बस अखबार में वाईफाई गांव बनाने की घोषणा हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हमारे यहाँ बहुत से लोगों के पास गरीब आदमी है, राशन कार्ड नहीं है, काफ़ी साल से राशन कार्ड भी नहीं बने। घोषणा कर देते हैं, न्यूज़ में दे देते हैं, कोई काम इस तरह से होता नहीं है। बीएसएनएल के मुताबिक गांव में सस्ता वाईफाई देने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा दिए गए हैं, लेकिन वाईफाई देने का काम बीबीएनएल का है। इसी के चलते कितने कनेक्शन चल रहे हैं इस बाबत उनको पता नहीं है। फरीदाबाद से कैमरामैन सचिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिवायर में मनोज गायरोला का एक लेख है 19 नवंबर 2018 का। इस लेख में मनोज कहते हैं कि यह योजना 4 साल में 11,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी लक्ष्य से दूर है। 2.5 लाख ग्राम पंचायत को जोड़ा जाना है, 2.5% ग्राम पंचायत से भी कम जुड़े हैं। मनोज मंत्रालय के आंतरिक दस्तावेजों यानी सूत्रों के आधार पर दावा करते हैं, लिखते हैं
कि 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़े जाने का दावा हो रहा है, मगर असलियत में 31 अक्टूबर 2018 तक केवल 5010 ग्राम पंचायत ही कमर्शियल ब्रॉडबैंड से जोड़े जा सके थे। याद रखिए, ये अगस्त 2020 है। द वायर की रिपोर्ट 2 साल पुरानी है। काफ़ी कुछ बदल भी गया होगा। क्या आप जानते हैं कि इस योजना के तहत गाँवों को फ्री में इंटरनेट की सुविधा मिलेगी या उन्हें पैसे देने होंगे? याद रखिए, 2017 में इस योजना से कई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी जोड़ा जा चुका है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। अब अगली रिपोर्ट देखते हैं अनुराग द्वारी की। वो बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से कि जहां पर भी ब्रॉडबैंड पहुंचने का दावा किया गया था, वहां क्या हाल है। बस्तर में केशलूर गांव की आबादी लगभग 2500 है। गांव में हाईटेक पंचायत है, बिल्डिंग हाईटेक लग सकती है। पंचायत भवन में कंप्यूटर, प्रिंटर सब है। इंटरनेट भी आया था। कब? सुनिए। ये पहले का है सर, 4 साल पहले का है और वो अभी लगा हुआ है 2 महीना पहले। दिक्कत यह है कि ये काम नहीं करता, इस वजह से कई काम अटक जाते हैं। आधार कार्ड के लिए भी तो जगदलपुर जा रहे हैं सर, तोकापाल जा रहे हैं, आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, ना परिचय पत्र बन नहीं पा रहा है। इस चीज़ मन का बहुत परेशानी होता है। और मेन चीज़ सर, वो वृद्धा पेंशन जो फॉर्म अभी नया जो डाल रहे हैं ना, उसमें भी ना अपना एक चॉइस सेंटर से फॉर्म डलेगा बोलते हैं। उस चीज़ को भी अगर चालू रहता तो सर हम ही लोग करवा देते सर। पंचायत वाले को बहुत दिक्कत होती है, जो भी इंटरनेट का काम रहता है वो नहीं हो पाता है। उसके लिए हम लोग जगदलपुर जाते हैं, नहीं तो फिर तोकापाल जाते हैं। कोरोना काल में ऐसे सुदूर नक्सल प्रभावित इलाकों में टेलीमेडिसिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। रितिका यादव जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी थोड़े बहुत काम तो फ़ोन के इंटरनेट से कर लेते हैं, लेकिन समुचित तरीके से टेलीमेडिसिन के लिए ज़िला अस्पताल के डॉक्टरों से परामर्श लेना मुश्किल है। टेलीमेडिसिन जब से स्टार्ट हुआ है तो कनेक्शन हमको नहीं मिल पाता, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो हमको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है। सरकार का दावा है कि राज्य में 75% से ज़्यादा गाँव में इंटरनेट है। फेज़ 2 में जगदलपुर ज़िले में 2 ब्लॉक में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत भी हुई है। 200 पंचायत ऐसी हैं जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ी हुई हैं और वहाँ से अपना काम संचालित करती हैं। साथ में ही हमारे सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर्स भी वीसी के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपको विदित है, अभी कोरोना काल को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए इंटरनेट बेस्ड सॉल्यूशंस हम लोग दे रहे हैं, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो। स्वास्थ्य में भी हम लोग टेलीमेडिसिन का काम कर रहे हैं। स्कूल में भी वीसी के माध्यम से पढ़ाई तुहर द्वार जो हमारा पोर्टल है उसके माध्यम से बच्चों को वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन दंतेवाड़ा जैसे घनघोर नक्सल प्रभावित जिले के कई गांव में वाकई ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाना चुनौती है। मौजूदा नेटवर्क किसी काम का नहीं। कोरोना के समय आपको जैसे मालूम है कि स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, बैंक के कार्य हैं, लेकिन ऐसी लचर व्यवस्था होने के कारण सब प्रभावित हो रहे हैं। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अगर मोबाइल की फैसिलिटी हालांकि काफ़ी अंदर क्षेत्रों में पहुँच चुकी है, लेकिन लचर व्यवस्था के कारण लगातार नेटवर्क नहीं मिल पाता है। यही हाल सुकमा के कोंटा में है, जहाँ हाई स्पीड कनेक्टिविटी का सपना स्लो है। कोंटा विकास खंड के अंदरूनी इलाकों में चाहे जितने भी पंचायत हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, शिक्षण से संबंधित हो या फिर राशन के अंतर्गत हो या फिर पंचायत हो, कहीं भी बीएसएनएल की सुविधा नहीं होने के कारण ऑनलाइन प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती है। साल 2017 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 32,644 किलोमीटर लंबे ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने के लिए अनुबंध किया था। उस वक्त परियोजना की लागत थी 1,624 करोड़ रुपए। 1 साल बाद हो गई 2,600 करोड़ रुपए। पहले चरण में 64 विकास खंडों के 4,104 गाँव में बीएसएनएल ने ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी दी। दूसरे चरण में 85 विकास खंडों के 5,987 गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाना है। 2017-18 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वे करवाया था, जिसमें पता लगा कि देश में 16% घरों में 1 से 8 घंटे बिजली रहती है, 33% में 9 से 12 घंटे, सिर्फ 47% घरों में 12 घंटे से ज़्यादा बिजली रहती है। 2017-18 नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक 24% देशवासियों के पास इंटरनेट है। देश की 66% जनसंख्या गाँव में रहती है, जहाँ 15% घरों में इंटरनेट है। देश में इंटरनेट 25 साल का हो गया। इस दौरान देश की अलग अलग अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान की धारा 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी, 21 जीने का अधिकार और शिक्षा में समानता के बीच इंटरनेट भी मौलिक अधिकार है। ये अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री अब देश में इंटरनेट की बात कर रहे हैं। हमने आपको तस्वीर भी देश से दिखाई है जो मौलिक है, और इससे पता लगता है कि देश और देश के बीच
इंटरनेट में कितनी गहरी खाई है। बस्तर से अपने सहयोगी विकास और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। 13 अगस्त 2020 की फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है, कुछ दिन पहले की। इसके मुताबिक भारत नेट के मेंटेनेंस का काम रुका पड़ा है क्योंकि बीएसएनएल को दूसरी बार भी कोई बिडर नहीं मिला, यानी टेंडर से कोई ठेकेदार नहीं मिला जो ये काम करा सके। अप्रैल में टेंडर निकला था जिसका काम था ऑप्टिकल फाइबर की देख रेख करना, रख रखाव करना। तीसरी बार टेंडर निकाले जाने की बात है इस खबर में। आप जानते हैं कि भारत संचार निगम लिमिटेड आर्थिक संकट के दौर से भी गुजर रहा है। इसके कर्मचारी बहुत मुश्किल से काम करते हैं, कभी सैलरी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। इन महान कर्मचारियों को बीजेपी के सांसद अनंत हेगड़े ने कह दिया कि ये गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, इसलिए बीएसएनएल को बेच देना चाहिए। इडी बीएसएनएल ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಕಳಂಕ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। बीएसएनएल ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಬಹುತೇಕ ಖಾಸಗಿಯವರು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ। ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದಿರಬಹುದು ಅಂತ। ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಾಗಿದೆ। ನನ್ನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಇದೆ। ಇದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದಾಗ ಬೈದಿದ್ದೆ ನಾನು, ನೀವು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತ। इससे बीएसएनएल के कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वे काफी नाराज हुए हैं, आहत हुए हैं। ऐसे बयान देने से अपने सांसदों को रोका जाना चाहिए। इससे कर्मचारी हतोत्साहित होते हैं। खैर, ये तीसरी रिपोर्ट कमाल खान की है, हापुड़ से, उत्तर प्रदेश से। हापुड़ तहसील का ये सबसे बड़ा गांव असौड़ा है। गांव की आबादी 17,000 है। अच्छे खासे खाते पीते लोग भी यहाँ ठीक ठाक हैं। गांव में अब्दुल कादिर इकरा जनसेवा केंद्र नाम का एक सरकारी साइबर कैफ़े चलाते हैं, लेकिन प्राइवेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन से। इस गांव और आसपास के गांव के तमाम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तरह तरह के प्रमाण पत्र भी यहाँ बनते हैं। नेट की सुविधा के लिए जो लाइनमैन आता था उसका जो भी नंबर था, कॉन्टैक्ट नंबर था, अगर नेट चालू हो गया है और बंद हो गया तो कोई भी हमारी कॉल रिसीव नहीं करता था। और काफ़ी इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। ऑफिसों के चक्कर लगाने के बावजूद जब हम थक गए तो हमने फिर अपना एक निजी नेट लिया और उसी से हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमें काफ़ी महंगा पड़ता है, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। इस वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। देश के गांवों में अब ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई करने लगे हैं। कोरोना फैलने की वजह से सरकार ने स्कूल बंद कर दिए हैं। बड़े तो बड़े, अब छोटे बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है। असौड़ा जैसे गांव में भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते तो हैं, लेकिन प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर के इंटरनेट से। इस कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद है तो हम ऑनलाइन पढ़ते हैं और नेटवर्क आने में भी दिक्कत हो जाती है तो ऑनलाइन पढ़ते हैं। कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है। बच्चों के टीचर भी बताते हैं कि गांव में ऑनलाइन पढ़ाई उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी उसकी रात के बारे में आपको बताएंगे। नेट की स्पीड बहुत कम है। जब हम पढ़ाते हैं, कोई कंटेंट हम लेते हैं नेट से, तो वो बफरिंग करने में इतना टाइम लेता है, तो ज़्यादातर टाइम हमारा डाउनलोडिंग में निकल जाता है। बच्चों को उतना फ्लुएंटली हम नहीं पढ़ा सकते हैं जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बताया जाता है। असौड़ा गांव में बीएसएनएल का ऑप्टिकल फाइबर करीब 2 साल पहले ही बिछ गया था। लोग खुश हुए थे कि उन्हें फास्ट स्पीड इंटरनेट सुविधा मिलेगी, जिससे ज्ञान भी हासिल होगा और मनोरंजन भी। गांव के पंचायत भवन में उसके केबल और बॉक्स ऑप्टिकल फाइबर होने की निशानी भर हैं। इसका करीब 2 साल से ज़्यादा हो गए इसको खुदे हुए, और आज तक उसके बाद में एक डब्बा लगा के गए हैं ये। उसके बाद इन्होंने कुछ भी आके नहीं देखा कि क्या होना है इसका, हमें कुछ नहीं बताया कि इसका हुआ क्या, और हमारे गांव के एक बंदे को भी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें खुद पता नहीं कि ये हुआ क्या है इसका। बस ये तो देखा कि गाड़ी खड़ी थी, डिब्बे ठोक गए, बाकी उसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा इसमें। ऑप्टिकल फाइबर के दावे भी ग्रामीण विद्युतीकरण के दावों की तरह हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां ऑप्टिकल फाइबर पंचायत भवन तक तो पहुंच गया है, लेकिन उसका लाभ पूरे गांव की जनता को तो तभी मिलेगा जब उसका केबल उनके घर तक पहुंचे। हापुड़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। इस योजना को परखने के लिए डेटा को दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं।
मतलब अगर किसी पंचायत में ब्रॉडबैंड पहुंच भी गया है तो वहां कितना डेटा खर्च हो रहा है, किस काम में हो रहा है, ये सब हमारे बस की बात नहीं है, अलग क्षमता की जरूरत होती है। मगर भारत नेट के लिए बनी कंपनी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड की वेबसाइट पर डेटा देखिए कैसे पेश किया गया है। अगर OFC ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात की जाए तो 1,54,999 गांवों में OFC बिछी है, जिसमें से 1,42,740 गांवों में OFC इंस्टॉल्ड है यानी कनेक्टेड है। अब हम वाईफाई की बात करते हैं, जो कि इस डेटा के हिसाब से 1,05,000 ग्राम पंचायत में एजेंसीज ने वाईफाई लगाने का निर्णय लिया है। 18 अगस्त 2020 तक भारत में 63,223 ग्राम पंचायत में ही वाईफाई लगे हैं। इनमें से 27,481 ग्राम पंचायतों में वाईफाई ऑपरेशनल है, यानी 48,000 गांवों में फ्री वाईफाई देने का वादा था मार्च 2020 तक, लेकिन आप देख रहे हैं 27,481 ग्राम पंचायतों में ही वाईफाई ऑपरेशनल है। वाईफाई का लगना और वाईफाई का ऑपरेशनल होना दोनों अलग बातें हैं। यही नहीं, 23 लाख से कुछ अधिक लोग ही इस कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार के डेटा के हिसाब से। एक ग्राम पंचायत में 37 लोग ही इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप हिसाब लगाएं तो। अब आप रविशंकर प्रसाद के ट्वीट पर जाइए, कई जगह उनके बयान मिलेंगे कि 1,20,000 ग्राम पंचायतों में पहुंच गया है ब्रॉडबैंड, कहीं 1,30,000 पहुंचेगा। हो सकता है क्योंकि ये डेटा रोज बदलता रहता है, रोज ही कोई गांव जुड़ जाता होगा। ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया है, लेकिन जब आप वाईफाई का डेटा देखेंगे तो मात्र 63,000 ग्राम पंचायतों में वाईफाई पहुंची है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और वाईफाई दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन सवाल है कि ग्राम पंचायतों में वाईफाई तो पहुंच गई है, लेकिन काम कितना कर रही है। एक और रिपोर्ट मनीष कुमार की देखिए गया से। ये है काको प्रखंड क्षेत्र के अलगाना और एनवा गांव के घरों में वाईफाई का ऑप्टिकल फाइबर। ये यहाँ लगा जरूर है, पर इसका लाभ किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा। गांव में मिडिल स्कूल भी है और इसमें पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र और छात्राएं हैं। स्कूल ऑनलाइन वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेज देता है, पर इस गांव में BSNL जो इंटरनेट सुविधा देता है वो ऐसी हालत में है कि छात्र चाहकर भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते। 60-65 घर का गांव है अलगाना, और यहाँ 2 लगा था BSNL का वाईफाई, लेकिन एक तो काफी पहले ही, करीब 6 महीना पहले ही खराब हो गया था, तो जो कॉन्ट्रैक्टर लगाया था वो लेकर गया था, लेकिन वापस लगा नहीं पाया फिर। और दूसरा आप देख रहे हैं कि 20-25 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। इसका फायदा नहीं के बराबर बच्चों को। अलगाना गांव के लोगों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत वाईफाई शुरू किया गया। करीब 60 से 65 घरों वाले इस गांव में 2 ऑप्टिकल फाइबर लगाए गए थे। इनमें से एक तो कुछ ही दिनों बाद खराब हो गया, दूसरा चालू तो जरूर है, पर इसका फायदा किसी को नहीं मिल रहा। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हुई तो लोग निजी मोबाइल से ही इंटरनेट का फायदा उठा रहे हैं। वहीं इनवा गांव के लोगों ने बताया कि गांव में 5 ऑप्टिकल फाइबर लगाए गए हैं, जिसमें 3 खराब हैं, 2 चालू हैं, पर नेट कनेक्ट ही नहीं हो पाता। कभी कभी लोग इसका फायदा उठाते हैं, ज्यादातर कनेक्ट ही नहीं हो पाता, जिससे लोगों को परेशानी होती है। 4-5 घर मतलब लगा हुआ है और नेटवर्क कभी कभी आता है, कभी कभी चलता है, फिर बाकी समय तो नहीं चलता है। दिक्कत यह आती है कि पासवर्ड जो भी मिला है हम लोग को डालने के लिए वो डालते हैं तो पासवर्ड इनकरेक्ट बताता है और कैन नॉट कनेक्ट दिस नेटवर्क बताता है, और कभी कभी मतलब कनेक्ट हो जाता है तो लिमिटेड बताता है और चलता नहीं, कभी कभी मतलब थोड़ा बहुत चलता है। तो इधर उधर बच्चा लोग कोठा पे जाके कहीं इधर जाके उधर जाके मतलब जैसे तैसे करके पढ़ाई अपना धीरे बहुत करते हैं कम्प्लीट। एनवा जैसे गांव के छात्र और ग्रामीणों का कहना है कि कुछ घर में कनेक्शन तो लिया गया, लेकिन फिर सब बंद हो गया। फिलहाल तो हमारे मतलब जो ये में है, नज़र में है, तो 2 डिवाइसेस चालू हैं। बाकी चालू होते हैं, बंद होते हैं, यही होते रहते हैं। ऐसे में क्या दिक्कत होती है? कनेक्ट रहता है,
कुछ काम का चीज ही हम इंटरनेट पे देख रहे हैं या पढ़ाई का ही चीज कोई लड़का लोग देख रहा है, उससे क्या होता है कि देखते देखते अचानक से नेटवर्क चला जाता है। अब सबको इंतजार है कि आखिर ये सुविधा कब बहाल होगी, क्योंकि फिलहाल तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। जहानाबाद से कैमरामैन हबीब और मुकेश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में सोहित और माधव की रिपोर्ट भी बताती है कि दावों में ऑप्टिकल फाइबर बिछने का सपना कितना सुंदर है, हकीकत में कितना अंतर है। 2018 में यहां वाईफाई चौपाल शुरू हुआ था। गांव वालों को ही पता नहीं कि उनका चौपाल हाईफाई हो गया था। लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1000 दिनों में देश के सभी 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ऐलान किया। देश के ऐसे कई गांव हैं जहां पिछले 6 सालों में पंचायत नेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा पहुंचा भी दी गई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के पुलतांबा गांव तक भले ही सड़क ठीक न हो, लेकिन साल 2018 में यहां पंचायत नेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत वाईफाई चौपाल शुरू कर दिया गया। करीब 15,000 की आबादी वाले इस गांव में अब इंटरनेट जरूर है, पर इसका इस्तेमाल गांव के आम लोग नहीं, केवल पंचायत के लोग कर सकते हैं। ऑनलाइन काम चलता है सब, ऑनलाइन काम चलता है, केवल आपके ऑफिस के लिए इस्तेमाल होता है ना? इसके लिए इसका एक्सेस अगर दूसरे किसी को चाहिए तो मिलेगा क्या? नहीं, अलाउड नहीं है। इस टावर पर वाईफाई जरूर लगा है, पर इसका लाभ किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा। कभी कभी बार क्या होता है कि रेंज नहीं होती, सर का आवाज नहीं आता, हम सर को कनेक्ट नहीं हो सकते, कभी कभी तो क्लास ही नहीं होता रेंज के वजह से। गांव में वाईफाई चौपाल भी मौजूद है, पर इसकी जानकारी किसी को नहीं। आपसे 50 मीटर पे वाईफाई चौपाल किया हुआ है सरकार ने, क्या आपको जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं। पीडब्ल्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में केवल 24% लोगों के पास स्मार्टफोन मौजूद है। 2017-18 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सर्वे के अनुसार 47% ग्रामीण इलाकों में 12 घंटे से ज्यादा बिजली उपलब्ध रहती है, 33% घरों में 9 से 12 घंटे और 16% घरों में सिर्फ 1 से 9 घंटे बिजली उपलब्ध होती है। 2017-18 के नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार देश भर में केवल 24% घरों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। केवल 8% घरों में ही कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा मौजूद है। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि सरकार की ओर से बड़ी बड़ी योजनाओं का तो ऐलान जरूर कर दिया जाता है, पर क्या इन्हें जमीन पर उतारने के लिए बुनियादी ढांचा भी तैयार होता है या नहीं? अहमदनगर से माधव ओझा के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। ब्रेक के बाद एक और रिपोर्ट। जब भी बारिश होती है, महानगरों के लोगों की आवाज ज्यादा बड़ी मीडिया में आती है। वो तस्वीरें ट्वीट करने लगते हैं, वीडियो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट करने लगते हैं कि उनकी गली में जल जमाव हो गया है, सीवर का पानी आ गया है, यहाँ गंदगी है, वहाँ गंदगी है। ये ठीक बात है और नहीं भी होनी चाहिए। गुरुग्राम के लोगों ने कितनी ऊर्जा के साथ तस्वीरों को ट्वीट करना शुरू किया, जैसे पहली बार बारिश हुई और पहली बार उनकी कारें सड़क पर डूबी हैं और अंडरपास में जाम हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं शहरों के सीवर का पानी जब शहर छोड़ता है तो कहाँ जाता है? वो गाँव में जाता है। गाँव में किसान लोग रहते हैं, कमज़ोर लोग रहते हैं अपेक्षाकृत, उनकी बात मीडिया तक नहीं आ पाती है। दिल्ली और आसपास के गाँव में करीब 1,500 एकड़ ज़मीन में धान की फसल बर्बाद हो गई, क्योंकि बारिश का पानी और सीवर का, बड़े शहरों के सीवर का पानी उनके खेतों में पहुंच गया। रविश रंजन की ये रिपोर्ट जरूर देखिए।
दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से लगे सैकड़ों एकड़ खेतों की खड़ी फसल को गुरुग्राम के सीवर और बारिश के पानी ने निगल लिया है। दिल्ली के यमुना का जो प्रदूषण है उसमें सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका है प्रदूषण को बढ़ाने के लिए वो है नजफगढ़ ड्रेन। नजफगढ़ ड्रेन को कभी साहिबी नदी कहा जाता था, जो इस इलाके से जाती है और ये दिल्ली में जाके यमुना नदी में मिल जाती है, लेकिन अब ये साहिबी नदी नजफगढ़ ड्रेन में बदल गई है और ये सबसे बड़ा नाला। सालों पहले ये पूरा इलाका नजफगढ़ झील का था, लेकिन बिल्डरों ने झील की जमीन पर करोड़ों रुपए के बहुमंजिला फ्लैट खड़े कर दिए। इंटेक के निदेशक मनु भटनागर बताते हैं कि 2017 तक हरियाणा सरकार कोर्ट में नजफगढ़ झील का वजूद मानने को ही तैयार नहीं थी। अब दिल्ली और हरियाणा दोनों सरकारों ने माना है, लेकिन ढुलमुल रवैये के चलते झील का विकास नहीं हो रहा है। किसानों की समस्या जो है उसके दो हल हैं, या तो उनसे आउटराइट खरीद ली जाए ज़मीन और झील बनाई जाए, और अगर ऐसा नहीं करना दूसरा तरीका ये है कि उनसे लीज़ पे ज़मीन ली जाए जिस पे आप पानी खड़ा करते हैं और उनको जो है हर साल आप एक रेंट देते रहेंगे। तो इस तरीके अगर ये झील बन जाती है तो वो करीब 7 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है वो झील में आ जाएगा। 7 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है जब झील में होगा उसका आधा आधा तकरीबन दिल्ली में, आधा गुड़गांव में होगा। इससे जो है जो पानी का जो ज़मीनी पानी में रिसाव होगा उसको जब आप लेंगे और उससे आप तकरीबन 10 लाख 1 मिलियन पॉपुलेशन को आप पानी सप्लाई दे सकते हैं। हम अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश में दादरी के खंडेरा और मिलकपुर गांव। एनटीपीसी ने पानी की निकासी के लिए बनी इस नहर की सफाई नहीं की, लिहाजा सैकड़ों एकड़ खेत पानी में डूब गए। हमारे यहाँ के कई गांव, खंडेरा है, मिलक है, नंगला है, वीरपुरा है, छोड़स है, कई गांव इसी तरह डूबे पड़े हैं। ये एनटीपीसी नाला है, इस तरह बिल्कुल ब्लॉक हुआ पड़ा वहाँ से वहाँ तक, और ये पूरा पानी हमारा फ्लो करके खेतों में जो पानी है और ये सारा पानी ब्लॉक होकर और सारा पानी जो इधर खेतों में सारी धान और ये सारी ज्वार वगैरह सारी खत्म हो चुकी हैं। हम किसान बिल्कुल आत्महत्या करने पे तैयार हो रहे हैं। शहरीकरण की मार हर जगह किसानों को झेलनी पड़ रही है। कहीं सरकारी लापरवाही तो कहीं बिल्डरों के लालच से खेती डूब रही है। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।